हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो आपको क्या बताएगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन। इतना से आपने याद रखना है कि ये क्या बताता है आपको, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, या फिर आप इसको क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलोगे अब इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ना है। और कौन कौन से ऐसे, देखो इसके की पॉइंट कौन कौन से होंगे, ऐसे की टॉपिक कौन कौन से होंगे जो आपको इस पूरी यूनिट के अंदर सुनने को मिलेगा, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा, सबसे पहले तो आपके लिए यही होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। उसके बाद इसके अंदर से क्या आता है, हाउ टू ड्राइव रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे ड्राइव करोगे। और उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ना है इसका फैक्टर, की रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होती है किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और कौन कौन से पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। कैटालिस्ट पढ़ना आपने, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आपने पढ़ना है यहां पर। ओके, और थर्ड आप पढ़ोगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो ये क्या आपके यहाँ पर, ये सभी के सभी क्या आपके लिए की टॉपिक। ओके, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट लगेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी ये, और एग्जाम के अंदर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। ओके, तो चलो आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो काम होगा आपके लिए वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर आप इसको बोलोगे स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन को देखो, अगर मैं एक छोटी सी टर्म के अंदर यहां पर लिखता हूं कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन में क्या बोलूंगा, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन के अंदर क्या चेंज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन। देखो अभी आपको समझ में आया, काफी आसान है ये। मान लो कि आपके पास ए कोई रिएक्टेंट है, और ये ए रिएक्टेंट चेंज होता है किसके अंदर, बी के अंदर। ठीक है, ए रिएक्टेंट ए है, बी के अंदर चेंज होता है। ग्राफिकली अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, ये आपके ग्राफिकली हम यहां पर इसको देखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है यहां पर टाइम को, और ये जो एरो होगी आपकी इस तरफ टाइम, और ये जो आपका एक्सिस ये रिप्रेजेंट करती है यहां पर कंसंट्रेशन को। देखो जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो बी की कंसंट्रेशन क्या थी, 0, क्योंकि बी तो बना ही नहीं था, और ए की कंसंट्रेशन क्या थी, हाईएस्ट। ओके, ये बी की और ये ए की कंसंट्रेशन। जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, रिएक्शन होना शुरू होती है, तो क्या होता है कि जो ए जो होता है वो धीरे धीरे किसमें, बी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और क्या देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो ए की जो कंसंट्रेशन है वो तो कम होनी शुरू हो जाती है, और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो ए की कंसंट्रेशन विद टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बी की कंसंट्रेशन विद टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है ए की कंसंट्रेशन को, ये करो रिप्रेजेंट करेगा बी की कंसंट्रेशन को। ओके, तो देखो चेंज इन कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन के अंदर भी चेंज आया, बी की कंसंट्रेशन के अंदर भी चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में हमने देखा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ें, क्या हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ें, या फिर हम इसको प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ये चीज आपको देखनी होगी। देखो हम ए के रिस्पेक्ट में भी इसको पढ़ सकते हैं, और बी के रिस्पेक्ट में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं ए की, तो ए का क्या हो रहा है, यहां पर ए की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ए तो कंज्यूम हो रहा है ना, बी की फॉर्मेशन हो रही है। ए क्या होता है यहां पर, ए तो कंज्यूम होता है, और बी के अंदर क्या होता है, बी की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो अगर मैं ए की टर्म के अंदर पढ़ता हूं,
अगर एक ही टर्म के अंदर पढ़े तो क्या लिखूंगा मैं इसको, रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा, ये होगा ए की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ना, तो इसको मैं लिखूंगा यहां पर डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, टाइम के साथ कंसेंट्रेशन के अंदर कितना डिक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। आप ए के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो। अगर मैं इसको बी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो बी की तो क्या हो रही है, वहां पर फॉर्मेशन हो रही है, तो यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। बी की फॉर्मेशन की रेट क्या है, बी की फॉर्मेशन की रेट क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन, मतलब कि इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन विद टाइम। तो मैं लिखूंगा क्या यहां पर, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन विद टाइम टेकन। ओके, कितने टाइम के बाद कितनी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है वो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। कितने टाइम के बाद ए की कंसेंट्रेशन कितनी डिक्रीज होती है वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। इन दोनों की टर्म के अंदर हम फॉर्मेशन के साथ भी और कंजप्शन के साथ, दोनों के साथ हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन यहां पर कर सकते हैं। इसीलिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं, देखो, चेंज इन कंसेंट्रेशन विद टाइम ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन के अंदर टाइम के साथ क्या चेंज आता है, किसी कंसेंट्रेशन, जैसे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अब पूरे सिलेबस के अंदर जो हमारे पास दो पढ़ेंगे हम यहां पर, एक तो होती है एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और सेकंड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दो टाइप के हम रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर पढ़ेंगे, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो दूसरा क्या होगा यहां पर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रिएक्शन की स्पीड के बारे में आपको बताता है। रिएक्शन की स्पीड के बारे में कैसे, सभी रिएक्शन एक ही स्पीड से तो नहीं होती। ओके, सभी रिएक्शन एक स्पीड से नहीं होती। कैसे नहीं होती, क्योंकि हम लैब के अंदर देखा होगा आपने, जब भी आप बेस के अंदर कोई एसिड डाल देते हो तो उसी समय बिल्कुल फास्ट स्पीड के साथ, आपने तो ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा, इतनी तेज गति के साथ वो क्या होता है, एकदम से एसिड और बेस एक न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाते हैं। वो बिल्कुल फास्ट रिएक्शन है आपकी। जैसे कि दही का जमना, अब दही का जब जमना होता है, सेटिंग ऑफ कर्ड, अब जब दही का जब जमना होता है तो वो क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता कि आपने लस्सी डाली उसमें दही बन जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। दही जब जमती है तो उसके लिए क्या होता है, लगभग 12 से 13 घंटे उसके अंदर टाइम लगता है। मतलब कि पहली जो रिएक्शन आपने पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन, उसके कंपैरेटिवली सेटिंग ऑफ कर्ड क्या है, थोड़ी सी स्लो रिएक्शन है। उसके भी और स्लो क्या देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। अब लोहे को जब जंग लगता है तो उसके लिए क्या होते हैं, महीनों का टाइम लग जाता है। तो रिएक्शन की जो रेट होती है, रिएक्शन की जो स्पीड होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। कुछ रिएक्शन तेज होती है तो कुछ रिएक्शन स्लो होती है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ना जरूरी है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन विद टाइम। टाइम के साथ कंसेंट्रेशन के अंदर चेंज क्या आता है, इवन चाहे रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह की होगी आपकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं। बिल्कुल ही आसान यूनिट है, बिल्कुल ही आसान, इससे आसान आपको कोई यूनिट देखने को नहीं मिले, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन है। तो लगभग लगभग सभी टर्म यहाँ पर ड्राइव हो जाएंगी, फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है तो आसानी से याद भी हो जाएगा। तो देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, नोट करो इसकी डेफिनेशन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
या फिर प्रोडक्ट इन ए इंटरवल टाइम पीरियड। ठीक है, एक इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड्स के दौरान किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर के कंसंट्रेशन के अंदर क्या चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, लेट मान लो कि आपके पास सेम वही है, ए कोई रिएक्टेंट है जो किसमें चेंज होता है, बी के अंदर। क्या है, ए कोई रिएक्टेंट है किसमें चेंज होता है, ये बी के अंदर चेंज होता है। तो देखो ए को रिएक्टेंट बी में चेंज होता है तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं ना, ए की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखो दोबारा से कर लेते हैं, ये ए की कंसंट्रेशन, यहाँ पर बी, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था बी का, धीरे धीरे रिएक्शन होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए गोज टू डिक्रीज, है ना। रिएक्शन होती है बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है ना। ये ए की कंसंट्रेशन है, ये बी की कंसंट्रेशन है। ठीक, तो बी की कंसंट्रेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई, ए की कंसंट्रेशन क्या हुई, यहां पर टाइम के साथ डिक्रीज हो जाती है। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, अगर मैं यहां से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में लिखता हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई, यहां से देखो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का साइन आएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डेल्टा टी, मींस क्या कहता है ये, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टी। और क्या हो सकता है, अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में लिखता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय इंटरवल ऑफ टाइम या फिर चेंज इन टाइम। ओके, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, या फिर और क्या हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब यहां पर देखो नेगेटिव साइन यहां लगाया है, यहां पर पॉजिटिव साइन लगाया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो यहां पर जो नेगेटिव साइन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ साथ ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, यहां पर डिक्रीज हो रही है। ओके, क्या कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, यहां पर डिक्रीज हो रही है। ओके, पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ साथ बी की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज, कंसंट्रेशन क्या होती है यहां पर, इंक्रीज होती है। ओके, तो नेगेटिव साइन कहां लगाओगे, जिस स्पीसीज की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिक्रीज होती होगी, मतलब कि रिएक्टेंट के आगे तो आप क्या लिखोगे, नेगेटिव साइन लगाओगे, और प्रोडक्ट के आगे क्या लगाओगे आप, पॉजिटिव साइन यहां पर लगाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती है, तो इसलिए इसके आगे क्या लगाओगे आप, नेगेटिव। जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, ये हमेशा किसकी फॉर्म के अंदर आएगी, आपकी पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ओके, अगर किसी स्पीसीज के अंदर नेगेटिव दिया है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अगर नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अगर नेगेटिव नहीं दिया और ना ही वहां पर पॉजिटिव दिया है तो क्या मानोगे आप, तो वहां पर आप अंडरस्टूड होगा कि वो क्या, वहां पर पॉजिटिव साइन ही उसके अंदर दिया गया है। क्या दिया गया उसके अंदर, पॉजिटिव साइन ही दिया है। क्लियर है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट क्या होगी इसकी, मोल पर लीटर पर सेकंड, इसके अंदर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर मोल पर लीटर पर मिनट, इसके अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल पर लीटर पर आवर, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। और क्या कर सकते हैं, मोल पर लीटर पर डे के अंदर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मोल पर लीटर पर ईयर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको टोटल 5 वे के अंदर, 5 यूनिट के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है आपकी, रिएक्शन बहुत तेज है तो सेकंड के अंदर आ जाता है आपका, है ना। रिएक्शन आपकी मतलब कि थोड़ी सी स्लो होती है तो क्या होता है आपका मिनट या आवर के अंदर आ जाता है। रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो है तो किसके अंदर आएगा, वो आपका डे या फिर ईयर के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, मंथ के अंदर भी आ जाती है, यहाँ पर मंथ भी आ सकता है इसका। क्लियर है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की अगर यूनिट पूछी जाए तो
आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करोगे। ओके, क्या हो सकती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर, मोल पर लीटर पर डे, मोल पर लीटर पर ईयर। क्लियर है ना ये? तो ये थी यूनिट्स ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलोगे आप कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम के इंटरवल के अंदर मान लो कि आपको ये बोल दिया कि कोई रिएक्शन आपने लैब के अंदर आप रिएक्शन करते हो तो बोलता है कि पहले 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है, वो क्या होगी आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर ये बोल दे कि पहली 10 सेकंड के अंदर कंसंट्रेशन के अंदर क्या चेंज आया, वो भी क्या हुआ आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो एक इंटरवल, टाइम इंटरवल के दौरान कंसंट्रेशन के अंदर कितना चेंज आता है उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उसको बोलते हैं। क्लियर? तो नोट करो इसको एक बार कॉपी के ऊपर। तो देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से लिखोगे, बहुत बार इसके रिगार्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा। लेट मान लो कि आप एक जनरल सी इक्वेशन लेके चलते हैं कि ए हमने लिया जिसका N1 मोल था, N2 मोल बी लिया, यहां पर दोनों ने रिएक्शन किया, M1 मोल सी बना और M2 मोल यहां पर क्या बन जाता है, डी बन जाता है। अगर मैं यहां से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो ये जो स्टॉक जो आगे जो इसका नंबर ऑफ मोल जो दिया गया है, ठीक है ना, आगे जो संख्या दी गई है उसको तो मैं क्या लिखूंगा 1/N1। अब ए क्या है, एक रिएक्टेंट है, इसकी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो आगे क्या आएगा, इसका नेगेटिव साइन आएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह से हो सकते हैं। और कैसे, बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1/N2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्या हो सकता है, देखो अब बारी प्रोडक्ट की आ गई तो प्रोडक्ट के आगे कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव 1/M1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और क्या हो सकता है 1/M2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से हम किसी भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट एक रिएक्शन लिखते हैं, देखो CO प्लस NO2 चेंज होता है ये CO2 प्लस NO। अब देखो अगर 1 मोल ऑफ CO रिएक्ट करता है तो 1 मोल CO2 बनता है ना, 1 मोल ऑफ NO2 इसके साथ रिएक्शन करता है तो 1 मोल NO बनता है, मतलब सभी क्या एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो अगर मैं इसके लिए आपको बोलता हूं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, अब बोलता नहीं, बोल दिया मैंने आपको, लिखो इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप इसके लिए निकालोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्या हो सकता है इसको, और मैं लिख सकता हूं नेगेटिव साइन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्या हो सकता है, पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि प्रोडक्ट आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइड बाय टाइम। और क्या हो सकता है, पॉजिटिव साइन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया होगा आपको, अब आ जाएगा। N2 प्लस H2 क्या बनाएगा, ये NH3। बैलेंस कर लेते हैं, इसको बैलेंस हमने कर दिया। अब मैं अगर इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो क्या होगा, ये क्या होगा माइनस, अब N2 तो कुछ भी नहीं इसके आगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम।
इज इक्वल टू, अब देखो इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो क्या आएगा इसका 1/3 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय चेंज इन विद टाइम। और किसके आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, कैसे, पॉजिटिव साइन आगे 1/2 नेगेटिव सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये क्या होगी, इसकी एक्सप्रेशन हो जाती है यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। क्या हो गया, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपने एक सिंपल सी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दी है। क्लियर है ना, समझ में आ गया। और भी करवाना कुछ, तो देखो एक और 2N2O5 चेंज होता है 2NO2 प्लस O2। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो क्या बनेगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिखेंगे, पहले रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दो तो 1/2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, है ना। ये इसके इक्वल भी हो सकता है, कैसे, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा 1/4, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर है ना, ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लिया होगा आपको। ओके, तो अब आगे करते हैं काम। तो अब आता है आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में भी स्पेलिंग गलत हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट आपका ठीक रहेगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दो लाइन में अगर मैं लिखता हूं या फिर दो शब्दों में अगर लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट। ठीक, किसी भी इंस्टेंट, किसी भी टाइम के दौरान, उस टाइम पर कोई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन, आपने कोई रिएक्शन चल रही है आपकी, ठीक है ना, आप कोई भी रिएक्शन आप करवा रहे हो, उस एकदम आपने बोला, जैसे कि आपकी रिएक्शन है यहाँ पर, ये कंसंट्रेशन बी की हो गई, ये कंसंट्रेशन ए की हो गई, है ना, ये टाइम टी है, ये कंसंट्रेशन इस तरफ। मान लो कि बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मानना क्या बड़े होगी इंक्रीज, तो मैंने एकदम बोल दिया कि इस टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी। देखो एवरेज के अंदर तो हमने इंटरवल लिया था, एवरेज के अंदर हमने इंटरवल लिया था, बट यहाँ पर इंटरवल नहीं होगा, यहाँ पर बहुत ही वेरी स्मॉल इंटरवल, वहां पर एक बड़ा इंटरवल था, यहाँ पर क्या है वेरी स्मॉल इंटरवल, या फिर गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आप चल रहे हो, ठीक है, आप दौड़ रहे हो बस बाइक के ऊपर आप, और आपने 10:23 पर बाइक आपकी चलाई, तो किसी ने पूछा कि 10:35 पर बाइक की स्पीड क्या थी, तो वो क्या हुआ आपका, वो एक इंस्टेंट हो गया कि उस इंस्टेंट पर आपकी स्पीड क्या थी, तो वो क्या हो गया आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी। ओके, इसी तरह से एक वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसको मैं क्या बोलता हूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर कोई ज्यादा चेंज नहीं है कॉन्सेप्ट के अंदर, केवल इतना ही होगा जहां पर आप डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी के साथ रिप्रेजेंट करते थे, अब हम इसको चेंज इन कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे डी ए डिवाइड बाय डी टी। क्लियर, इससे ज्यादा कोई और फर्क इसके अंदर नहीं आता है। क्लियर, और ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते भी नहीं है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि पिछले क्वेश्चन के पेपर के अंदर आए हुए हैं।
देखो क्वेश्चन क्या है, एक जनरल सी इक्वेशन दे रखी है, आपने ये बताना है इसके अंदर कि इसमें से कौन सी टर्म रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस नहीं करती। तो देखो मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को लिखता हूं, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन हम इसके लिए लिखते हैं। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, -1/2 डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, और क्या हो सकता है, -dB डिवाइड बाई डी टी। आप कॉपी के ऊपर निकाल कर रखो तब तक। और क्या हो सकता है, 1/3 डी सी डिवाइड बाई डी टी। और क्या हो सकता है, डी डी डिवाइड बाई डी टी। तो इनमें से कौन सी टर्म जो कि इसके साथ मैच नहीं करती, विच डज नॉट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो माइनस के डी सी बाई 3/d। अब सी के लिए ठीक है, नहीं है, क्योंकि सी तो क्या है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, बट यहाँ पर ना माइनस का साइन लगा दिया तो क्या हो गया, ये तो आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या है, ठीक। बाकी सभी आपकी जो इक्वेशन मैंने नीचे लिखी है उसके साथ ही बिल्कुल ठीक ठाक मैच करते हैं। ओके ना, ठीक है ना, क्लियर, बिल्कुल आसान था ये। तो अगला लिखते हैं, देखो देखो ये रिएक्शन दिया है और इसके लिए आपने एक इक्वालिटी रिलेशन यहां पर निकालना होगा, ठीक है। इक्वालिटी रिलेशन क्या निकालना होगा, देखो किस किस के बीच में, NH3 और हाइड्रोजन के बीच में आपने एक इक्वालिटी रिलेशन यहां पर निकालना है। तो पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन ही लिख लेता हूं। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, देखो इसके लिए N2 प्लस H2, सॉरी इसका माइनस साइन इज इक्वल टू -1/3 DH2 डिवाइड बाई dt। और क्या हो सकता है, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाई dt। अब इस पूरी इक्वेशन के लिए केवल इन दोनों को रखना है, इसको तो आप हटा दो यहां से। इनके लिए इक्वालिटी रिलेशन आपने निकालना होगा। तो इक्वालिटी रिलेशन निकालना तो दोनों को इक्वल रख दो एक बार, 1/2 डी NH3 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, इसको रखो यहां पर -1/3 डी H2 डिवाइड बाई dt। अब इनके इक्वालिटी निकालना कि ये इसका पूरा 1 यूनिट अगर चेंज होता है तो उसके किसके बराबर वो होता है, एक इसका 1 यूनिट चेंज इसके किसके कितने के इक्वल होगा। तो दो को साइड ले जाओ, बस इतना सा करना है इसके अंदर आपने। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू -2/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना सा आपने इसके लिए निकालना था। ये क्या है, दोनों के बीच में इक्वालिटी रिलेशन यहां पर आ जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखो एक इक्वेशन दी है जनरल सी, इसके अंदर कहता है कि ए की जो
ए की जो कंसंट्रेशन चेंज का जो रेट है वो कितना है 3 इंटू 10⁻³ कहता कि अब बी के निकालो, इसका यूज करके अब बी के लिए निकाल दो। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, माइनस का साइन यहां पर आएगा, माइनस यहां पर 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैल्यू आपने केवल इतने से निकालना है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, तो इसको आप उस तरफ लेके जाओ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 आपका इस तरफ आएगा, तो 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी डिवाइड बाई डी टी। ओके, तो इसके लिए वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, केवल जो दिया है उतना पुट कर दो, 3 गुणा में 3 इंटू 10⁻³ कितना हुआ ये 9 इंटू 10⁻³ माइनस में पूछा तो माइनस लगा दो इसके आगे, अगर माइनस नहीं होता तो यहाँ पर हम इसको माइनस यहाँ से काट देते इसका, तो ये क्या इसका यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर इसका आ जाता है। क्लियर है ना, तो ये थे इसके कुछ क्वेश्चन। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड थे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर ये आते हैं। इसी तरह से जो लास्ट का जो पोर्शन जो करवाया, जो लास्ट क्वेश्चन जो ये मैंने आपको करवाया था, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन की ट्राई अच्छे से कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। धन्यवाद।